बच्चों, आपके अपने चैनल स्टडी विद वनिता में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एसएससी जीडी की मैथ्स क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और जो मैं आज का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आई हूँ। शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है? एक कक्षा में 30 विद्यार्थी का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि 30 किलोग्राम, 27 किलोग्राम, 33 किलोग्राम और 43 किलोग्राम भार वाले 4 नए विद्यार्थियों का समूह में शामिल किया जाता है तो नवगठित का औसत भार कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर मैं इसको शुरू करती हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उसने क्या बोला है कि 23 विद्यार्थियों का औसत भार कितना दे रखा है? हमें 40 दे रखा है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताइए आप, ठीक है। यदि 23 विद्यार्थियों का कितना है? 40 है, ठीक है। उसने क्या बोला है कि उसने क्या बोला है? यदि 30 किलोग्राम, 27 किलोग्राम, 33 किलोग्राम और 43 किलो के भार वाले 4 नए विद्यार्थी समूह में शामिल होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे। तो पहले व्यक्ति का भार कितना होगा? तो आपने क्या करना है, औसत भार में से जो उसका भार है वो घटा देना है। कितना आएगा? 10 आएगा, 10 किलोग्राम आएगा। बहुत से बच्चे हैं जो यहाँ पे गलती करके आते हैं। जब भी आप एक पहले व्यक्ति का भार निकालोगे तो औसत भार में से जो उसका भार है, औसत भार जो है पहले का जो भार है उसमें से घटा दोगे तो 10 आएगा। इसी प्रकार सेकंड का आएगा। 40 में से कितने घटे? 27 घटाऊंगी तो बचेंगे 13। इसी प्रकार थर्ड का कितना होगा? 40 में से 33 घटे 7 आएगा। इसी प्रकार फोर्थ का कितना आएगा? फोर्थ का आएगा 40 में से 43 करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। माइनस में नहीं लेंगे हम वैल्यू, ठीक है। ठीक है, ऐसे करना, ऐसा मत करके आना, ठीक है। ऐसा मत करके आना, ठीक है। ऐसे मत घटाना, घटाएंगे तो 30 में से 40 घटेगा, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ क्यों बताई है? बहुत से बच्चे ऐसे ही करके आते हैं और क्वेश्चन गलत होता है। आपने क्या, 30 में से 40 घटाना है तो माइनस का 10 बचेगा। 27 में से माइनस 40 घटाओगे तो माइनस का 13 बचेगा, ठीक है। 33 में से 40 घटाओगे तो माइनस का 7 बचेगा और 43 में से 40 घटाओगे तो प्लस का 3 बचेगा। इसको इस प्रकार से घटा के आना, ना कि इस प्रकार से घटा के आना। बहुत से बच्चे होते हैं इनको ऐसे करके आते हैं, जिसके कारण आपका आंसर गलत आता है, ठीक है। इसलिए मैंने जान से पहले ये गलत लिखा, ठीक है। अब इन चारों का औसत कितना होगा? इन चारों का औसत क्या होगा? इन सबको मैं जोड़ दूँगी, औसत निकल जाएगा। लेकिन ये तो माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। ये जो प्लस तो ये माइनस है और प्लस 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 होगा तो कितना आएगा? 7 में से 3 गए, माइनस के 5, 23 और 5 27, माइनस के 27 आ गए, ठीक है। माइनस का 27 आ गया, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है? जब 23 का 40 है, अब उसने क्या बोला है? और उसने क्या बोला? जब ये तीन इन चारों का औसत कितना आ गया? चारों जनों का औसत कितना आ गया? माइनस का 47 आ गया। जब 23 व्यक्ति में 4 व्यक्ति और ने जुड़े तो उनका औसत कितना है? माइनस का 27, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई? देखो, जब 4 नए व्यक्ति जुड़े उनका औसत कितना है? 27 आया तो 27 बराबर 27 के हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया? 27/27 बराबर वो 1 आ गया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो 1 आया, ठीक है। माइनस का 1 आ गया। उसने बोला है कि नवगठित औसत भार कितना होगा? नवगठित, जब उनका औसत 27 का
माइनस का 1 आया और टोटल औसत हमें कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो 40 में -1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 39 आएगा। ऑप्शन नंबर बी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कह सकते हो इस क्वेश्चन को। आपने कुछ नहीं करना है, आपको 23 का 40 औसत भार दे रखा है, आपने पहले का निकालना है। तो पहले वाले औसत भार से जो औसत भार है वो घटाएंगे, तो माइनस में आएगा 10, 3 13, माइनस के साथ प्लस का 3 आएगा। इनको जोड़ देंगे तो जो नए 4 व्यक्ति जुड़े उनका औसत आ जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला 23 में जो 4 व्यक्ति जुड़ रहे हैं तो उसका औसत कितना, 27 आ रहा है। तो एक का कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब हर उसमें एक हो रहा है, एक हर व्यक्ति का एक एक जुड़ रहा है। ठीक है, तो आप माइनस का 1 आ गया तो जो औसत दे रखा उसमें प्लस का 1 कर देंगे, क्योंकि माइनस में तो माइनस हो जाएगा तो 39 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 5/2 गुना हो जाती है तो वह ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। और आपने ज्ञात करना है, जब भी फ्रेंड इस टाइप के बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपने ये करना है, हमेशा मान लेना कि प्रिंसिपल अमाउंट 100 है, 100 रुपये है। मतलब जो साधारण ब्याज है वो 100 रुपये है। ठीक है, मतलब जो अमाउंट है, जो निश्चित धनराशि है, मान लो वो 100 रुपये। अब जब 5 वर्षों में स्वयं की इतनी हो जाती है, मतलब जो अमाउंट है 100 रुपये वो 5 वर्षों का 5, ठीक है, 5 की कितनी, 5 वर्षों में स्वयं की 5/2 गुना हो जाती है, यही उसने बोला ना। तो यहाँ से ये क्या है, अमाउंट है। जो निश्चित धनराशि थी वो मैंने क्या मान लिया, 100 मान लिया। ठीक है, तो उसने क्या बोला, 5 वर्षों में 5/2 हो जाती है, तो 100 की 5/2 हो जाती है, 2 पंजे 10, पंजे पंजे 25, तो कितना, 250 रुपये हो जाती है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो मैंने 100 माना है प्रिंसिपल अमाउंट, वो कितना हो रहा है, 250 हो रहा है। ठीक है, अब आपको पता है CI माइनस मिश्रित धन मूलधन आपने पढ़ा होगा, साधारण ब्याज चक्र माइनस का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है PRT बटा 100। तो इनका अंतर कितना हो गया। ठीक है, हमें जो मिल गया प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 100 है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 250 है। तो 250 में से 100 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 150 आएगा। P कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट 100 माना हुआ है, R निकालना है, T कितना 5 वर्ष है बटा 100, 100 से 100 कट गया, 5 या 15, 30% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट को हमेशा 100 लेके चलना, इससे आपका अमाउंट निकाल लेना। अपना अमाउंट कितना, 250 रुपये आ जाएगा। आपका फॉर्मूला पड़ा होगा, CI माइनस का SI बराबर होता है PRT बटा 100 होता है। वही फॉर्मूला मैंने लगा दिया है, वैल्यू पुट कर दी है और आंसर आपका निकाल दिया। ठीक है, उम्मीद है समझ में। आपको या कोई दिक्कत, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए कि मैम मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिक्कत आई है। तो मैं कल जो वीडियो बनाऊँगी तो सबसे पहले मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी, उसके बाद अपने क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करूँगी। उम्मीद है समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, किसी संख्या के 77% और उन संख्या के 40% के बीच का अंतर 129.5 है तो संख्या क्या है। ठीक है, उसने क्या बोला है 77% माइनस के 40%, ठीक है, का अंतर कितना दे रखा हमें, 129.5 दे रखा है। ठीक है, तो 40 पे देंगे 37, मतलब इन दोनों का अंतर कितना हो, 37% का अंतर किसके है, 129.5 के। ठीक है, तो एक का कितना होगा, 129.5 बटा 37। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अब यहाँ से दशमलव हटाई, 0 बढ़ा दें। ठीक है, अब मैं इसको 37 दशमलव मेरी अब हट गई है, अब इसको काट पीट करना शुरू करते हैं। ठीक है, यदि मैं सीधा इसको इससे भाग दे दूँ और फिर 10 से मैं क्या करूँगी, उसको भाग दे दूँ तो मेरा ईजी हो जाएगा।
ठीक है, ये तो कैलकुलेशन बहुत लंबी चल जाएगी। 129 5 3 बार जाएगा, 7 या 21 का 2 से लगा, 21 का 2 जाएगा, 3 3 9 1 11, 111, 8 बचेगा, 1 बचेगा, 85। अब मेरे ख्याल से ये जाएगा 5 बार जाएगा शायद, 5 बार 7 पंजे 35 का 13 से 5 15 15 3 18, हाँ 5 बार चला गया, 185। तो कितना आएगा काट के, 35 आएगा। 10 से दूंगी भाग दूंगी तो कितना हो जाएगा, 3.5। ये एक का आया, लेकिन उसने क्या पूछा है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी संख्या ज्ञात की तो आपको क्या है ना 100% में निकालनी है वैल्यू। तो 100% में कितनी होगी, 3.5 गुना 100, तो 350 होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों का अंतर इसके बराबर कर दिया, 1 का निकाल दिया, फिर आपको क्या करना है 100 का निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप का जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने 1560 रुपये में 60% की छूट पर एक घड़ी बेची। घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, मतलब आपको मार्केट प्राइस ज्ञात करना है, MP। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया था जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपने क्या करना है, 7% को जो दे रखा है उसको हमेशा भिन्न के रूप में लिखिए, बनाइए। ठीक है, तो भिन्न के रूप में कैसे बनेगा, 60% को मैं हल करूँगी तो कितना होगा, 60/1/100 होगा, प्रतिशत हटेगी, 1/100 आता है, 0 से 0 करके 2 3 6 2 5 10 बराबर हो जाएगा 3/5। ठीक है, और मैंने आपको हमेशा बताया है कि नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हमेशा आप क्या कर लो, जो रियल वैल्यू है वो मान लो, मतलब मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य आप क्या मान लीजिए, नीचे की संख्या है वो अंकित मूल्य मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे छूट की बात की गई है तो आपने नीचे में से ऊपर वाली संख्या को घटाओगे। यदि यहाँ पे लाभ की बात होती तो आपने नीचे वाली संख्या में जोड़ना है। ठीक है, छूट की बात कर रही है तो 5 में से 3 गए तो 2, जो 2 रुपये की दो है वो किसके बराबर दे रखा है, छूट। एक व्यक्ति को इतने में 7% की छूट पर एक घड़ी बेची, मतलब 2% की छूट पे उसने 1560 बेची। ठीक है, तो यहाँ से 1 निकालो तो 1560/2 होगा, 2 सत्ते 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 0 580 आ गया। लेकिन आपका आंसर यहाँ पे नहीं ख़त्म है, क्यों, क्योंकि जो आपने रियल वैल्यू मानी है वो तो 5 मानी है, तो आपको फिर क्या करना है, ये 5 में निकालना पड़ेगा। तो 780 गुना 5, 0 और 5 40 का 4 हंस जाएगा, 7 में 35 35 और 4 3900 रुपये होगा, ऑप्शन नंबर सी। जब भी एक चीज़ का ध्यान रखना, 2 पे तो सिर्फ आपने छूट भी निकाला है, लेकिन रियल वैल्यू तो आपने 5 मानी है, तो अंकित मूल्य 5 पे करके गुना कर दोगे और वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना हुआ, 3900 रुपये हुआ है। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। ये जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने आपको सॉल्व कराया, बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें बच्चे 100% है गलतियाँ करके आते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और गारंटी है इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाएगा। देखना आप शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर बनेगा SSC MTS में इस प्रकार का क्वेश्चन जहाँ पे बच्चे गलती भी करके आते हैं, क्योंकि क्वालिफाई करने वाला पेपर है, पेपर टफ ही आएगा। ठीक है, एक वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ 84 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का दुगुना प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, CP पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, इसको मैं आपको 2 तरीके से कराऊंगी, आपको कौन सा मेथड ठीक लगता है आप उसको कीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है, उसने क्या बोला है, मान लो जो हमें CP निकालना है। ठीक है, CP निकालना है। अब उसने बोला है कि 96 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ, मतलब वो CP जो आपको निकालना है, 96 रुपये की चीज़ बेचने पे लाभ कितना हो रहा है, 84 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, यही हुए।
अब उसने बोला है बेचने से प्राप्त लाभ का दुगना हो जाता है, मतलब उसे बेचने पर यदि मान लो ये ए है तो ये क्या हो रहा है, लाभ कितना हो जाता है, दुगना हो जा रहा है, तो 2A हो जा रहा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन से बोला वैसे ही लिखा है मैंने। यही तो बोला 96 में बेचने पर प्राप्त लाभ 84 में बेचने पर प्राप्त लाभ की जो प्राप्त 84 में बेचने पर जो प्राप्त लाभ हो रहा है ना उसका दुगना हो जा रहा है, तो 2A इसका होगा ना कि इसका। इस चीज़ का ध्यान रखना कि बोल क्या रहा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है। यदि पहले मैं इसको और आपको क्या करो यहाँ से मैं CP निकालूंगी तो क्या निकलेगा। आप मुझे एक चीज़ बताइए फ्रेंड, यदि मुझे यहाँ से CP निकालना होगा तो कैसे निकलेगा। यदि मैं इसका CP निकालूँ तो क्या निकलेगा, इसका यहाँ से CP यही तो निकलेगा ना, 96 माइनस का 2A निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, CP बराबर होगा 84 माइनस A, यही निकलेगा। वैल्यू ऐसी ही निकलेगी ना, इसकी वैल्यू यहाँ से CP निकालूंगी तो ये माइनस ये करूँगी ना, और ये माइनस ये। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ से वैल्यू पता चल गई। अब मैं देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे CP निकालना है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये भी CP की वैल्यू है, ये भी CP की वैल्यू। दोनों को इक्वल कर दो तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है। तो 96 माइनस के 2 बराबर हो जाएगा 84 माइनस का A। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, माइनस का है प्लस का जाएगा, -2A में से प्लस का A होगा तो माइनस का A बचेगा। 84 में से माइनस का 96, माइनस का A बराबर कितना होगा, 12 आएगा। माइनस का माइनस से माइनस कर दिया तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। लेकिन हमें क्या पूछा, क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य आप यहाँ पे रख लीजिए या चाहे यहाँ पे रख लीजिए, आंसर सेम ही आना है। तो CP बराबर 96 माइनस के 2 गुना 12, तो 96 माइनस के 6 2 24 2 72 आ गया। ठीक है, इस पर भी रख के दिखा देती हूँ। CP बराबर होता है 84 माइनस के 12 72। ठीक है, ऑप्शन नंबर A है इसका राइट आंसर। कहीं से भी सोल्व करिए ऑप्शन 72 ही आएगा। ठीक है, ये एक पहला मेथड है। अब मैं दूसरे मेथड से करवाती हूँ आपको। ठीक है, ये है सेकंड मेथड। इसमें आपने सीधा ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करने का तरीका है सीधा आप ऑप्शन पे जाना है। पहला ऑप्शन कितना है, 72। ठीक है, अभी तो मैंने निकाल के दिखा दिए 72, लेकिन मैं ऑप्शन से जाती हूँ, मान लेती हूँ जो क्रय मूल्य है वो 72 है। ठीक है, मैंने मान लिया क्रय मूल्य 72। अब उसने क्या, वस्तु को 96 में बेचा जा रहा है और उसको कितना लाभ हो रहा है, 84 का लाभ हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य। अब 72 की चीज़ 96 में बिकेगी तो प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ से 96 से 72 गए कितना होगा, 24 होगा। यही ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। एक चीज़ है जिसको दो चीज़ बेची जा रही है, तो 72 की चीज़ 96 बेची, लाभ कितने हुआ, 24 का हो गया, 96 में से 72 गए। इसी प्रकार यहाँ से प्रॉफिट कितना मिलेगा उसको, 72 में से 84 गए, प्रॉफिट 12 का हुआ। 72 की चीज़ 84 में बिक रही है तो 12 हुआ। अब नेचुरल सी बात है, ये 12 है, ये 24 है, ये इसका दुगना ही तो है। और यही चीज़ तो उसने बोली है कि लाभ पर उसे 84 रुपये में उसे बेचने पर, मतलब जो ये चीज़ 84 की चीज़ बेचने पे लाभ, तो लाभ हुआ है 12 रुपये का, को दुगना प्राप्त होता है, तो इसका दुगना ही तो प्राप्त हो रहा है। यही तो उसने पूछा है आपसे। ठीक है, 12 का दुगना ही तो प्राप्त हो रहा है लाभ। तो इसका आंसर आप चाहे ऑप्शन से कर लीजिए, चाहे आप इसको इस वाले मेथड से कर लीजिए, जौन सा मेथड आपको ठीक लगता है आप उस वाले मेथड से कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया जाता है, कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, आप बताइए कोई चीज़ 200 से घटा के 150 कर दिया जाए तो टोटल कितना बचेगा, 50 बचेगा ना।
ठीक है, यही तो बोला कि एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया जाए तो कमी की प्रतिशत, कमी कितनी हुई है, 50 की कमी हुई है। ठीक है, अब ये जो कमी हुई है किस पे हुई है, 200 पे ही तो होगी, क्योंकि 200 को घटाया गया है ना, तो ये जो कमी होगी 200 से तो कमी होगी, 150 से कमी होगी, 150 तो घटाया गया है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो कमी होगी वो 200 में ही तो होगी, 150 में तो हो नहीं सकती, क्यों, 150 को तो सिर्फ 200 से घटा के किया गया है। तो ये 50 की कमी है वो 200 में होगी, और प्रतिशत निकालनी है तो गुना 100, 5, 200 दूनी 200, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25% की कमी होगी। देखते ही आंसर आना चाहिए था इसका। तो पेपर क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 220 है, तो सिलेंडर का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना कि सिलेंडर, ये तो ऊपर तो बेलन दे रखा, नीचे सिलेंडर दे रखा है। अब आप मुझे बताइए, बेलन और सिलेंडर की शेप इक्वल होती है कि नहीं होती, एक जैसा तो होता है, बेलन को ही तो सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, सिलेंडर की शेप बेलन की तरह ही तो होती है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाए कि सिलेंडर क्या बोला गया। सिलेंडर मतलब बेलन का आयतन पूछा गया उसने। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना इस क्वेश्चन में। आपको पता है कि बेलन का, इसमें क्या बोला है उसने, व्यास दे रखा है, यदि व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी होती है तो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, और इसका वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा, आपको पता है कि बेलन का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h बराबर होगा, कितना दे रखा है, 220 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालना है, आपने ऊंचाई निकालनी है, 2/22/7 गुना r कितनी होगी 7, h निकालोगे 40। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 22 से ये 10 बार कटेगा, 2 से 5 बार कटेगा, तो h की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, ऊंचाई मुझे पता चल गई 5 सेंटीमीटर। अब उसने क्या पूछा, सिलेंडर का आयतन, मतलब बेलन का आयतन कितना होता है, πr² h होता है। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, r 7 गुना 7, h कितना है 5, 7 से 7 कट गया, 22 गुना 7 पंजे 35। ठीक है, 22 पंजे 5 से 5 पंजे पंजे तो 22 पंजे का, रुको यार यहीं पे गुना कर देती हूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा वरना। 10 6 10 7, कुछ गलत कर दिया क्या, एक सेकेंड, 5 दूनी 10, 80 का 1, 3 दूनी 6, 1 7, 770 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ऑप्शन नंबर डी, कुछ नहीं था, फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन था। फॉर्मूले आपको मैंने हमेशा बोला कि 3D के क्वेश्चन जब भी करो तो फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, फॉर्मूले बेस पे ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भरते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दिए गए युग्मों में से कौन सा अभाज्य युग्म है। अभाज्य युग्म का मतलब सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि एक सहभाज्य युग्म का मतलब, सहभाज्य संख्या क्या होती है, वो संख्या है जो कि किसी से ना कटे, मतलब दोनों जो युग्म है वो किसी एक संख्या से ना कटे। 9 × 9 के 9 सत्ते 63। ठीक, तो ये तो हो ही नहीं सकती। 7 के 21, 7 के 42, ये भी नहीं है। ठीक है, 3 से कटे 3 पंजे 15, 3 से ये 12 बार कटेगा, तो ये भी नहीं है। बचा 11 और 21, 21 तो कट जाएगा लेकिन 11 से नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर डी है। एक वो होते जो दोनों पेयर है, जो दोनों संख्या वो किसी एक संख्या से कट जाएगी तो वो सहभाज्य संख्या नहीं कहती। सहभाज्य संख्या वो होती है जो कि किसी से ना कटे, कोई एक संख्या कटती है और एक नहीं कटती है तो सहभाज्य कहलाएगी, दोनों नहीं कटेगी तो तब भी सहभाज्य कहलाएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान से समझना, क्योंकि पता होना चाहिए कि सहभाज्य संख्या तो भाज्य संख्या क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहे हैं, 12 महिलाएं और 16 पुरुष एक काम को एक दिन में कर सकते हैं। ठीक है,
यदि प्रत्येक महिला एक पुरुष द्वारा कार्य करने के लिए गए समय का दुगना समय लेती है तो 16 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन कह सकते हो आप ये। ठीक है, देखो इसको हम एलसीएम और या MTH वाले मेथड से नहीं करेंगे इसको। ठीक है, इसको हम करेंगे रेशो मेथड से करूँगी मैं इसको। कैसे, आपने क्या देखो, रेशो मेथड से मैं इसको सॉल्व करूँगी। उसने क्या बोला है, आदमी और वुमेन का रेशो निकालते हैं। ठीक है, ये मैन है, ये आदमी है, ये औरत है। ठीक है, सबसे पहले हम इनसे हमें भी कोई मतलब नहीं है, हम अभी इस वाली लाइन पे जाएंगे कि यदि प्रत्येक महिला एक पुरुष द्वारा कार्य करने के लिए गए कार्य समय को दुगना समय लेती है, मतलब यदि एक व्यक्ति एक काम कर रहा है तो वुमेन कितना करेगी, उसका दुगना कर रही है, तो 2 गुना 1 दुगना कर रही है। ये क्या है, समय दे रखा हमें। ठीक है, यही चीज़ तो उसने बोला आपको इनसे कोई मतलब, आपने इस लाइन पे जाना है कि उसने क्या, महिला एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य के समय को दुगना लेती है। यदि आदमी एक करता है तो उसको दुगना कितना होगा, 2 होगा। और आपको पता है जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसकी क्षमता होती है, तो उसकी दक्षता होती है, वो समय की हमेशा विपरीत होती है, उसकी उल्टी होती है। तो 2:1 होगा। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन जो समय है वो दक्षता उसकी उल्टी होती है। यदि दक्षता होगी तो समय उसका उल्टा होगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। अब उसने क्या बोला है, 12 महिलाएं, 12 वुमेन और कितना है, और 16 पुरुष। ठीक है, ये है। और कितने, 11 दिन था। एक काम को 11 दिन में करते हैं, एक दिन को 11 दिन में करते हैं। सॉरी, वो 1 बोला था मैंने आपको, बाई मिस्टेक में से बोल दिया गया था। ये कितना है, 11 दिन है, 11 दिन। ठीक है, 11 दिन है। ठीक है, और उसने क्या बोला है, फिर उसने, आप उसके बाद नीचे लाइन पे जाएंगे तो 16 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो 16 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो आपने इसको इस प्रकार से करना है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे आप W की और M की वैल्यू रखोगे ना, वो इसकी क्षमता की रखना, समय मत रखना। ये इसकी जो दक्षता है ना, दक्षता जो क्षमता है उनकी, वो वैल्यू यहाँ पे ये रखनी है। M की वैल्यू यहाँ पे 2 रखना और W की वैल्यू यहाँ पे 1 रखना, ना कि ये रख के आना 1 और 2। ये तो समय दे रखा हमें, और जो क्षमता है उनकी वो 2:1 है। इस चीज़ का याद रखना। तो 12 गुना यहाँ पे वुमेन की दक्षता कितनी है, 1 है, प्लस 16 गुना 2 गुना 11, 16 गुना 2 गुना D। ठीक है, दिन पूछा वही निकालना है। तो कितना, 12, 16 दूनी 32, 32 और 12 कितने हो गए, 32 और 12 हो गए 44। 44 गुना 11 बराबर 16 दूनी 32 गुना D। ठीक है, जो काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो कितना है, 11 का स्क्वायर होता है 121/8। तो D बराबर हो जाएगा 121/8 दिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप हमेशा उसकी जो रेशो, इस क्वेश्चन को जब भी आपसे पूछ लिया जाए इस प्रकार का क्वेश्चन, तो आप उसको हमेशा रेशो मेथड से ही करके आना। ठीक है, तो वो समय जो है दक्षता उसकी उल्टी होती है, इनके विपरीत रिलेशनशिप इनके होता है। ठीक है, यहाँ से वैल्यू रखेंगे। और एक चीज़ याद, तो क्षमता जो होती है वही आपने वैल्यू रखनी है, ना कि समय रखना। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। और वैल्यू पुट करके D का मान निकाल देंगे तो इतना दिन आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन क्या है, यदि
3:5 बराबर 7:75 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आपको आए तो आपने ना a/b बराबर हो गया c/d, या आप लिख सकते हो a/d बराबर c/b। मतलब पहला पद बटा दूसरा पद बराबर तीसरा पद बटे चौथा पद, मतलब 3, मतलब 3 ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। ठीक है, ये इस प्रकार से है। तो 3/5 बराबर हो गया x बटे 75। 5 से काट देते हैं उसको, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 15 तिया 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 45 आ गई। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर 15-15 रुपये खर्च किए। ठीक है, 10वें व्यक्ति ने रुपये खर्च किए। उन सभी का औसत खर्च से 9 रुपये अधिक, उन सभी अधिक, ठीक है, उन सभी द्वारा खर्च की कुल राशि बताइए। मतलब कहने का ये है कि 10 व्यक्ति थे, 9 व्यक्तियों ने 15-15 रुपये खर्च किए। जो 10वां व्यक्ति था, ठीक है, उसने जो खर्च किए पैसे उन सभी से ज़्यादा 9 रुपये अधिक आए हैं। ठीक है, 9 रुपये, मतलब जो 10वां व्यक्ति था उसको 9 रुपये ज़्यादा देने पड़े। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो है कि 9 व्यक्तियों ने 1-1 रुपये कम दिया। 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने 1-1 रुपये कम दिया होगा, तभी तो मतलब इन सब ने 14-14 रुपये दिए। 14-14, जैसे मान लो कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं फ्रेंड, हम 10 फ्रेंड हैं, कहीं का आपने पिकनिक बनाने का बनाया। ठीक है, वहाँ पे आपने डील की थी कि हमने प्रत्येक व्यक्ति से 150-150 रुपये लेने हैं। देखिए क्या करते, 9 व्यक्ति जो होते हैं वो 150 रुपये ना दे के 149 रुपये देते हैं। तो जो खर्चा एक्स्ट्रा बैठा था, मान लो कि एक ही कम दिए, 9 व्यक्तियों ने कम दिए, तो 10 रुपये, जो 9 रुपये एक्स्ट्रा बचे वो 10वें व्यक्ति ने दिए हैं। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा लेके समझो तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्तियों में कितने रुपये खर्च हुए। अब 9 व्यक्तियों ने 15-15 रुपये दिए, तो मतलब 1 रुपये, 1-1 रुपये कम दिए ना उन व्यक्तियों ने। ठीक है, यही तो मतलब हुआ। इस सीधी सी बात है, 10 व्यक्ति थे, 9 व्यक्तियों ने 15-15 रुपये रास्ते के दिए, लेकिन 10वें व्यक्ति को 9 रुपये ज़्यादा देने पड़े। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपया जो 9 व्यक्ति को 1-1 रुपया कम दिया था, जो कि 10वें व्यक्ति को भरना पड़ा। ठीक है, अब उसने क्या बोला, 9 व्यक्तियों ने 15 रुपये दिए हैं। ठीक है, और लेकिन अब 1 रुपया जो है वो तो एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 व्यक्तियों के खाते में 16-16 रुपये आने थे, लेकिन उन्होंने 1 रुपया कम दिया है। यही तो बात है इसका। यहाँ से समझना, ये तो आप प्रैक्टिकल भी सोच सकते हो कि 9 व्यक्ति, 10 व्यक्ति थे, 9 व्यक्तियों ने 15-15 रुपये दिए। ठीक है, जो 10वां व्यक्ति ने उसने 9 रुपये ज़्यादा दिए। किसके? क्योंकि इन्होंने 1-1 रुपया कम दिया। इसका मतलब सीधी सी बात है, 1-1 रुपया कम, 16-16 रुपये की बात हुई होगी, तो उन्होंने 15-15 रुपये दिए। इसका मतलब है तो हर 9 व्यक्तियों की सब 10 के 10 व्यक्तियों के खाते में 16-16 रुपये आने थे, लेकिन 9 व्यक्तियों ने क्या करे, 15 रुपये दिए। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे आप ये चीज़ बताइए, एक चीज़ बताइए, जब 9 व्यक्तियों के हाथ में 16 रुपये थे तो 10 व्यक्तियों के उस पर कितना होना चाहिए था? 10 से गुना कर दूँगी तो 160 रुपये होगा। यही तो उसने पूछा था। ये तो इतना तो करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ती। इसको तो अपना प्रैक्टिकल ही पढ़ते ही आंसर निकालना चाहिए था। सीधा सा हिसाब किताब है यार। 10 व्यक्ति हैं, 9 व्यक्तियों ने नाश्ते के 15-15 रुपये दिए हैं, तो 10वां व्यक्ति है उसको ज़्यादा मिल रहे हैं, उसको 9 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या, 9 व्यक्तियों ने 1-1 रुपया कम दिया है, तभी उसको 10वें को ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। ठीक है, 1-1 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, तो 16 रुपये की बात हुई थी, 15 तो क्या 10 व्यक्तियों की बात हुई तो 160 रुपये। सीधा सा आंसर था, लॉजिक लगा के क्वेश्चन करना था आपने। इतना तो करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती आपको, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है आपको। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको देख के जितना मैथ्स को आप प्रैक्टिकल लाइफ में लोगे उतना जल्दी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने।
एसएससी जीडी है, एसएससी में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो देखने में तो इजी होते हैं लेकिन बच्चों का लॉजिकली क्वेश्चन होते हैं ये। जितने आप लॉजिक से करोगे क्वेश्चन को उतने जल्दी आप उसको कर पाओगे। पेपर टफ जरूर रहेगा, मैं खुद बोलती हूँ पेपर इस बार थोड़ा एमटीएस का टफ आ सकता है क्योंकि क्वालिफाई पेपर है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लेकिन आप इनको को भी तभी कर पाओगे जब आपको बेसिक चीज़ें पता होगी आपको, ठीक है, कंसेप्ट अपने क्लियर करना अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते ही आंसर निकलना चाहिए। एक कंपनी 3 प्रकार के लगातार छूट प्रदान करती है। पहला प्रस्ताव देती है 25 और 5% का, दूसरा प्रस्ताव देती है 20 और 10% का, तीसरा प्रस्ताव देती है 15 और 15% का। तो ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर होगा वो अच्छा होगा? ठीक है, सब मैं तो इसको देख के आंसर ही बता दूँ कि जो पहला ऑफर सबसे अच्छा होगा। जब भी इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपने कुछ नहीं करना है, इनकी गुना कर दी। पहला कितना है 25 गुना 5 बराबर 125% हो गया। दूसरा प्रस्ताव कितने का देगा 20 गुना 10 बराबर 200% हो गया। तीसरा कितना है 15 गुना 15 बराबर होगा 225। नॉर्मल सी बात है, जिसका सबसे कम होगा वही ऑफर ग्राहक के लिए अच्छा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा पहला ऑफर। जिन संख्याओं की गुना करके जिसकी वैल्यू सबसे कम आती है वही ऑफर सबसे बेस्ट होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपने इस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरल कीजिए 40 माइनस का बड़ा ब्रैकेट 20 माइनस मंझला ब्रैकेट 14 माइनस का छोटा ब्रैकेट 16 माइनस 6 गुना 4 माइनस के 2 छोटा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बन। बी बोर्ड मास का नियम है, आपको पता है बी बोर्ड मास से पहले बार है, बार नहीं है, बार के बाद क्या होता है ब्रैकेट सॉल्व होता है। ब्रैकेट हमेशा पहले छोटा वाला होगा फिर मंजिला फिर बड़ा। तो यदि मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो कितना होगा 16 6 चौको 24 माइनस के 2, ठीक है, कितना होगा ये 26 होगा। 26 में से माइनस के 16 गए तो कितना बचेगा 10 बचेगा, वो भी माइनस का, ठीक है। तो ये कितना हो गया माइनस का 10 हो गया, छोटा ब्रैकेट हट गया, मंझला ब्रैकेट होगा 14 माइनस के माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। तो 20 ऐसे ही रहेगा, बड़ा ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा 40 माइनस का। मंझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 10 और 14 और 10 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये मंझला ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है, इसके वजह 24 आ जाएगा, मंझला ब्रैकेट अब हट जाएगा। तो 24 में से 4 घटेंगे तो कितना होगा 40 होगा, मंझला ब्रैकेट होगा। तो 20 में से 24 के माइनस का 4 हो गया, बड़ा ब्रैकेट माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो 40 प्लस 4 44 हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस प्रकार के ऐसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक्स वाई का समानुपाती है और वाई बराबर 8 होने पर x बराबर 10 है तो y बराबर 36 होने पर x का मान कितना होगा, ठीक है। क्या हो रहा है x समानुपाती है किसके 1/y के, यही समानुपाती ऐसे ही होता है, ठीक है। उसने बोला है, अब जब भी आप इससे आप क्या कर सकते हो x बराबर KY लिख सकते हो, यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह लगा एक कांस्टेंट लगा दिया मैंने, ठीक है। मैंने आपको हमेशा एक चीज़ समझाई थी A/B बराबर C/D लेके कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या माना x1/y1 मान लीजिए, x2/y2 मान लीजिए, कुछ नहीं करना है। x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 10 दे रखी है, y1 कितना दे रखा है यहाँ पे 8 दे रखा है, x2 यहाँ पे मुझे निकालना है और y2 कितना दे रखा है मुझे यहाँ पे 36 दे रखा है। बस सॉल्व कर लीजिए, 4 दूनी 8 4 में 36, तो x2 कितना हो जाएगा 90/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कटेगा 2 से, 2 दूनी 2 चौके 8 2 5 10 45 आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत से बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या दे रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अपने। कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता दीजिए कि कहाँ पे आपको कोई क्या समझ में नहीं आया आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि घन का सबसे लंबा विकर्ण
432 सेंटीमीटर है, तो इनका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको पता है घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3a होता है, यही होता है। ठीक है, और घन का विकर्ण कितना देखा, √432 बराबर हो गया √3a के हो गया। ठीक है, √3 है, a अंडर के अंदर नहीं होता है। अब आप मुझे देखो 432 होता है वो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, ये चीज़ आपको पता है। तो मैं ऐसे क्या लिखूँगी, किन संख्या की गुना करूँ कि मेरे से संख्या बाहर भी निकल जाए आराम से और मेरे क्वेश्चन सोल्व भी हो जाए। 432 को मैं 144 गुना 3 लिख सकती हूँ। 4 3 12 हंसेगा 1, 4 3 12 13 हंसेगा 1, 3 3 1 4, 432 को मैंने तोड़ के लिख दिया बराबर √3a हो गया। यहाँ से 144 आपको पता है 12 का होता है, 12 बाहर आ गया। ठीक है, √3 √3 अंदर रह गया, तो √3a √3 से √3 कट गया, तो a की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 12 सेंटीमीटर। ये मुझे भुजा मिल गई है। और आपको पता है घनाभ का आयतन होता है भुजा का क्यूब होता है, मतलब a का क्यूब। ठीक है, तो 12 का क्यूब होता है, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 गुना 12। ठीक है, 12 चौके और 12 का क्यूब करेंगे हम, कितना आएगा, 12 चौके 48 का 4 हंसेगा 48। 48 देखो, इसको इतना करने की भी जरूरत नहीं है, बताइए क्यों। तो एक चीज़ ध्यान देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दे रखा है, यहाँ पे ये देखिए इन सब की जो इकाई का अंक है नहीं सेम है, तो जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, 12 चौके 48 का 4 हंसेगा 12 चौके 48, 48 और 4 52 का 5 हंसेगा 12 कम 12, 12 और 5 होता है 19, 1200 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मुझे समझ में आ गया होगा आपको, फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन होते 3D हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अपने यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको। ₹7,410 की एक राशि ए, बी और सी के बीच इस प्रकार से वितरित की गई है। ठीक है, कि ए के हिस्से और बी एवं सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात कितना है, 9:17 है, तथा सी के हिस्से और ए के हिस्से और ए एवं बी के संयुक्त हिस्सों का अनुपात 5:8 है। बी और सी के हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे बच्चे कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाता है। क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसको शुरू करती हूँ करना। ठीक है, उसने क्या बोला है, उसने बोला ए के हिस्से, ए का हिस्सा मतलब ए का ये हिस्सा बोला है उसने, और बी एवं सी के संयुक्त हिस्से का, बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 9:17 है। थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है कि ए के हिस्से मतलब वो ए की अकेले की बात कर रहा है, और बी एवं सी के संयुक्त मतलब दोनों का जोड़ होगा कितना है, 17 है। ठीक है, फिर उसके बाद समझना सी के हिस्से, सी के हिस्से मतलब ये है सी का हिस्सा, और फिर बोला ए और बी के संयुक्त हिस्सा। ठीक है, ए और बी का संयुक्त हिस्से का अनुपात कितना है, 5:8। ठीक है मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई है, मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस जैसे करवाए थे, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में भी कराए थे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराए थे कि जिसमें पहले हम देखते हैं चीज़ की क्वांटिटी बराबर है कि नहीं। अनुपात समानुपात वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, रेशो मेथड जब हम करते हैं कि पहले देखो चीज़ों की क्वांटिटी बराबर है कि नहीं है। यदि आप 17 और 9 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 26, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की क्वांटिटी कितनी है, तीनों की 26 है। अब यहाँ भी देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी 5 और 5 8 और 5 होता है 13, तो यहाँ पे कितनी की 2 की कमी आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं उसको कैसे बराबर करूँगी, पहले मुझे इनकी क्वांटिटी को बराबर करनी पड़ेगी। यदि मैं यहाँ पे 2 की गुना कर दूँ और यहाँ पे मैं यदि 2 गुना आप यहाँ करोगे वो गुना आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 5 दूनी 10, 8 दूनी 16
अब मैं तीनों को जोड़ूँ, इनको सबको जोड़ दूँगी तो 26 हो जाएगा। अब दोनों की क्वांटिटी मेरे को बराबर मिल गई है। मैंने आपको देखो अब बराबर, अब दोनों की जो वस्तु की वैल्यू है बराबर हुई। अब ये भी 26 है और ये भी 26 हो गया। जब मैंने 2 की गुना यहाँ भी की, 2 की गुना यहाँ पे करी, जिस संख्या से आप गुना करोगे वो यहाँ भी होगी, वो यहाँ पे भी होगी। ठीक है, तो 26 हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या मिल गया, अब मुझे A अनुपाते B अनुपाते C का अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? अब मुझे बताइए कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा वो समझे। A का अनुपात कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे C का अनुपात कितना होगा, C का अनुपात 5 नहीं लेना है क्योंकि मैंने 2 से यहाँ पे गुना भी की है। तो जो नया अनुपात कितना है, D का 10 हो गया C का। अब बचा B। अब मुझे बताइए B का अनुपात कितना होगा, या आप यहाँ से निकाल लीजिए B की वैल्यू, या आप यहाँ से निकाल लीजिए B की वैल्यू, जहाँ से भी आपको ठीक लगता है। कैसे, यदि A B C बराबर 26 के होगा, A का वैल्यू कितनी है 9 है, B इतना है, C कितना है 10 बराबर 26 के, तो B बराबर हो गया 26, 10 और 9 19, 19 में से 26 गए बचा 7, तो 7, तो C की वैल्यू कितनी आएगी 7 आ गया। लेकिन हमसे किसका अनुपात, B और C का अनुपात पूछा है, तो B और C का अनुपात कितना गया 7 अनुपाते 10 हो गया। तो ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद समझ में आपको आया होगा। अनुपात है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ये A का हिस्सा जो के हिस्से की बात करें तो वो अलग से होगा, और संयुक्त का मतलब उनका जोड़ होगा, और इनकी पहले वैल्यू इक्वल कर लेना, फिर सोल्व करना आप इसको। ठीक है, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 9 अंकों की 9 5 7 x 5 y 6 z 3 13 से विभाज्य है तो x प्लस वाई प्लस जेड का अधिकतम मान क्या होगा। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मुझे x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 33 के आपने क्या करना है, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनकी गुना करने पे 33 है। यदि मैं 3 गुना 11 करूँगी 33 होगा, 11 गुना 33 करो तब 11 गुना 3 करो तब भी यही होगा। 33 गुना 1 करोगे वो आप ले नहीं सकते क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इनको लेना 3 गुना 11। ठीक है, अब आपने इसको कैसे सोल्व करेंगे, 9 5 7 x 5 y 6 z 3। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पहली संख्या को जोड़ना है, एक संख्या को छोड़ छोड़ के इनको जोड़ देना है। ठीक है, 9 और 7 होता है 16, 16 और 5 21, 21 और 6 27, 27 और 3 30। ठीक है, 30 हो गया। मतलब आपने क्या करना है, एक एक संख्या को छोड़ के इनको जोड़ देना है बराबर। अब जो ये संख्या बची है बीच की 5 ऐसे रहने देना है, प्लस में x ऐसे रहने देना है, प्लस में y ऐसे रहने देना है, प्लस में z ऐसे रहने देना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 30 में से 5 गए 25, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी, 25 होगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज़ बहुत ही इजी अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √6 √8 और √21 का चतुर्थ अनुपाती क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा गया है। आपको मैंने ही पहले बताया था A/B C/D, या आप कह सकते हो A/D या B/C। पहला पद बटा दूसरा पद √8 बराबर तीसरा पद √21। चौथा पद मुझे निकालना है तो मैं उसको x ले लेती हूँ। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, √6 अनुपाते √8 समानुपाती होगा 21 अनुपाते चौथा पद x मान लो। ठीक है,
पहला पद का गुणन पहला पद गुना लास्ट वाला पद बराबर, मतलब बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल के। मतलब बाहर वाला √6 गुना x बराबर होगा अंदर वाले √8 गुना √21। आपको जौन सा जिस तरह से आपको समझ में आता है आप उस तरफ से उस भाषा को समझिए और इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करना। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। अब आर पार गुना करूँगी तो ये क्या होगा, √21 गुना √8 जो √6 x के साथ आएगा तो ये यहाँ पे भाग में चले जाएगा। ठीक है, अब देखो अब मैं ऐसे कैसे काट सकती हूँ, तो 21 को मैं कह सकती हूँ 7 गुना 3 लिख सकती हूँ इसको ऐसे लिख सकती हूँ। और 8 को ऐसे लिख सकती हूँ 2 गुना 2 लिख सकती हूँ बटा 6 को 2 गुना 3। ठीक है, अब मैं इसको कह सकती हूँ, मैं इनको अलग अलग भी लिख सकती हूँ, √7 को अलग लिख दूँ, √3 को अलग लिख दूँ। 2 ये वर्ग में है तो 2 के साथ 2 तो 2 बाहर निकल जाए, √2 हो गया। और ये √3 इंटू √2 अलग अलग लिख सकती हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि √x इंटू √y का मतलब क्या होता है, √xy होता है। तो मैंने उनको अलग अलग लिख दिया। √2 से √2 कर दिया, √3 से √3 कर दिया, तो 2 √7 आ गया। ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पूछिए आप उसको टुकड़ों में तोड़ के छोटे छोटे उसमें टुकड़ों में तोड़ दीजिए और फिर इस आंसर को सोल्व कीजिए। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10%, 5% तथा 15% के समतुल्य एकल बटा क्या है। जब भी आपको फ्रेंड 3 छूट दे रखी हो और आपसे हमेशा समतुल्य एकल छूट पूछ लिया जाए तो एकल बटा पूछ लिया जाए तो उस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे। सीधा फॉर्मूला होता है उसका a + b + c माइनस का ab प्लस का bc प्लस का ca बटा 100 प्लस का abc बटा 10,000। ठीक है, ये इसमें जो पहला होता है a ये होता है, b ये होता है, c ये होता है। सीधा इस पर वैल्यू रखना, ये इसका फॉर्मूला है। याद कर सकते हो तो याद कर लीजिए, कॉपी में लिख सकते हो तो कॉपी में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, वैल्यू मैं इस पर पुट कर देती हूँ। 10 + 5 + 15 माइनस का सीधा मैं को गुणा कर देती हूँ, ए और बी की गुणा करती हूँ। 10 गुना 5 50 हो गया, 5 और 15 15 पंजे 75, 15 को 10 से गुणा करूँगी तो 150 हो गया बटा 100। ठीक है, प्लस तीनों की गुणा करनी है। तो 15 पंजे 75, 75 से गुणा 10 से करोगे तो 750 बटा 10,000 यही होगा। 15 25 30 हो गया, माइनस का इनको जोड़ूंगी तो कितना होगा, 0 5 5 हो गया। ठीक है, 15 5 20 20 1 27। ठीक है, 275 बटा 100 माइन प्लस का 750 बटा 10,000। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई। देखो एलसीएम लेके तो कोई फ़ायदा है नहीं, कैलकुलेशन बहुत लंबी चली जाएगी। तो 30 माइनस के 2 0 है तो 2.75 प्लस का 3 0 है तो 0.75 सॉरी 75 है, 3 0 है तो 0.075 होगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं करती हूँ, इनको जोड़ना शुरू कर देती हूँ, इनको सोल्व करती हूँ करना। ठीक है, प्लस पहले जोड़ देती हूँ तो कितना होगा, 30.075 होगा, माइनस के 275 को मैं घटा दूँगी। 5 में से 5 के 0, 7 में 7 के 0। ठीक है, और ये 10 है, एक हाथ से लूँगी तो के 3 होगा और ये बचेगा कितना, 27 बचेगा। और दशमलव कितने के बाद है, 3 के बाद है। कुछ गलत कर रही क्या मैं, एक सेकंड, कहीं तो गलती हुई है, कहीं गलती हुई है। ओहो हो, 3.275 में से 2.75 गए, 5 का 5 गया, 7 में से गए 2, 3 में से 10 में से गए 3, 38 में से 3 27, तो 27.325 आएगा। ऑप्शन नंबर ए है। कैलकुलेशन का खेल है और कुछ नहीं है, फॉर्मूला ये है, इस पर वैल्यू पिट कीजिए, कैलकुलेशन को कीजिए और सीधा आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद है समझ में होगा। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के देर का, यदि राकेश क्रमशः
30 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 समान दूरी तय करता है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे गलती भी करके आते हैं इन क्वेश्चनों में, ईजी भी है, गलती भी करके आते हैं। अद्धो बच्चे में तो यही दिमाग में बैठे कि अरे मैम इतना ईजी तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, अरे आपको आता है तो फिर आप कर लो ना इसको सोल्व, इसके दिमाग में ये बात आती है। ठीक है, जिनको आता है उनको पेपर इजी ही लगता है, जिनको नहीं आता है, जिनको नहीं समझ में आता है, नहीं कर पाते हैं, उनको टफ ही लगता है। तो मेरा तो हमेशा यही रहा है कि जो हर सब बच्चों को इक्वल ही पढ़ाया जाता है, जितना इजी हो सके मेरा कोशिश रहती है मैं जितना इजी हो सके उतना इजी आपको समझा सकूं, जिससे आपको जल्दी से जल्दी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, उसने क्या बोला है, पहले वो कितना है 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, फिर दूसरी गति कितनी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरी कितनी वो कर रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब उसने क्या समान दूरी को तय कर रहा है वो। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यही होता है। अब ना कि हमें सिर्फ एक चीज़ पता है, यहाँ पे चाल पता है, दूरी मुझे नहीं पता, सिर्फ उसने ये बोला है कि दूरी समान दूरी तय कर रहा है। ठीक है, यदि आप उसको मैथड बोलो मैथड करके हाँ मान लो कि दूरी x है, उस तरह से सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेसिंग की x की वैल्यू निकालोगे पहले, फिर उस पर वैल्यू पुट, फिर समय निकालोगे तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि इसने औसत गति पूछी है, मतलब औसत चाल पूछी है। ठीक है, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको ये 30, 25, 20 दे रखा ना, इसका क्या लेना, आपने एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम होगा 300। ठीक है, कितना आएगा 300 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, 300 आएगा, जो एलसीएम 300 आएगा तो इसका मतलब क्या है, ये जो उसकी दूरी है 300 है, ये भी 300 किलोमीटर है, ये भी 300 किलोमीटर है, ये भी 300 किलोमीटर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब कुछ बच्चे इतना दिमाग लगाएंगे ना कि चाल ये रख देंगे और इनको जोड़ देंगे, दूरी ये रख देंगे जोड़ देंगे, समय निकाल देंगे। समय तो उसने पूछा ही नहीं है, इसने पूछा कि पूरी यात्रा के दौरान औसत गति पूछी है, मतलब औसत चाल पूछी है उसमें, जो कि आपको बहुत से बच्चे इसमें गलती करके आते हैं। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए तो कुल गति पूछी जाती है या कुछ चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी, 300 300 300, जोड़ देंगे 300 प्लस 300 प्लस 300। अब बताओ समय क्या ले लोगे आप, यहाँ पे समय क्या लिखोगे, समय निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ से समय क्या निकालोगे, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है 300 है, चाल कितनी है 30, 300 बटा 30 कितना होगा 10 होगा। तो पहले की कितना समय लग गया 10 आ गया। दूसरा 300 बटा 25, 12 बार कटेगा, 25 12 से कटेगा 300 बार, 12 प्लस 300 बटा 20 ये कटेगा 15 बार। इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे समय क्या लेना है। ठीक है, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करके आते हैं, बहुत से बच्चे गलती करके आएंगे। तो 300 प्लस 300 900 बटा 25 25 35 37 हो गया, 37 से काटेंगे आंसर इसका दशमलव में ही आएगा, पक्का श्योर है। 37 बटा 900, 37 दूनी करके देखूँ 7 14 हाथ से लगा 1 3 6 7 74। ठीक है, 74 6 बचेगा 2 आएगा, 26 से नहीं जाएगा 0 लगाऊंगी, 37 को करूँगी 37 चौके करूँ 7 28 का 2 4 12 12 और 144, कुछ गलत तो नहीं हो गया, हाँ ओहो 160 हैगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये जाएगा 4 बार 148, 2 बचेगा 5 बचेगा 1 12 दशमलव लगाऊंगी 0 बढ़ाऊंगी, ये अब जाएगा 3 बार। ठीक है, 37 इस साथ 21 का जाएगा 2 3 3 बार जाएगा 3 3 9 1 11 111 जाएगा, 111 में से गया 9 आएगा, दशमलव पहले से 0 बढ़ गई। अब इस 37 दूनी 2 बार जाएगा 74। ठीक है, इसका मतलब 24.32 इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा।
किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत सी गलती करके आते हैं, आप ये गलती मत करके आना, ठीक है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आज का सेशन अच्छा लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना, जिससे कि और के बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।